अदब बा मुलाहिजा होशियार, जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। आज की कार्रवाई मेटा की अदालत में आज जो शख्सियत पेश हो रही है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बारूफ सहाफ़ी कमर अहमद 453 टेस्ट मैच कवर किए, 12 किताबों के मुसन्निफ, 9 वर्ल्ड कप कवर किए। शायद ही ऐसा कोई दूसरा हो, और अगर इनको लिविंग लेजेंड कहा जाए तो बेजाना होगा। कमर अहमद साहब पर कुछ इल्ज़ामात हैं जो हम आपसे पूछेंगे। कमर अहमद साहब, सबसे बड़ा आप पर इल्ज़ाम यह है कि आपकी पिटारी में बहुत कुछ था, लेकिन आपने वो अवाम पर आश्कार नहीं किया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, दुनिया के किसी इंटरनेशनल सहाफ़ी का जो रोल और ड्यूटी होती है वो लोगों को इन्फॉर्म करना और एजुकेट करना। तो मैं जिस स्कूल से निकला हूँ सहाफ़त के, वो बरतानिया था, जहाँ मेरा क्रिकेट का कैरियर बना, जहाँ मैंने सहाफ़त पढ़ी इंग्लैंड में, और वही मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। और चूँकि मैं पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर था, मैं हैदराबाद का कैप्टन था आज़म ट्रॉफी में, तो मेरा एक बैकग्राउंड था। मैं इंग्लिश लिटरेचर का मैं ग्रेजुएट था, फिर वहाँ सहाफ़त पढ़ी। तो दुनिया के और मुल्कों के थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सहाफ़ी और सहाफ़त और कमेंटेटर्स, और जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड के कमेंटेटर या सहाफ़ी होते हैं, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लफाजी नहीं करते, वो गॉसिप और र्यूमर में बिलीव नहीं करते। और इसलिए मेरा जो कैरियर है वो बगैर किसी ब्लेमिश के बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह है। वो इसलिए कि मुझे दुनिया में, मैंने तो आपने भी कहा ना, मैंने 453 टेस्ट कवर किए हैं। मैंने बॉल टैम्परिंग, मैच फिक्सिंग, ड्रग स्कैंडल, दुनिया की कोई कंट्रोवर्सी क्रिकेट की वो सब मैंने कवर किया है। किसी लॉयर की, किसी इदारे की ये हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कोर्ट में बरतानिया के लिए आगे चैलेंज कर दे। अच्छा कमर अहमद साहब, लोग जानना चाहते हैं कि 450 टेस्ट मैच कवर करने के लिए एक बड़ा टेम्परामेंट चाहिए। वो टेम्परामेंट आपके अंदर कहाँ से है, जो आज तो जैसा कि आपने कहा ये तो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। देखिए, किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टरी का हो, कानूनदा का हो, सहाफ़त का हो, या किसी भी और पेशे बिजनेसमैन का हो, उसमें अगर आप जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें अगर आप फोकस नहीं होंगे, अगर आपको उसकी लगन और पैशन नहीं होगी, तो आप कभी टॉप पे नहीं जा सकते। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं हैदराबाद से निकला हुआ एक ग्रेजुएट क्रिकेट का खिलाड़ी, बरतानिया में जाकर मैं सहाफ़त और ब्रॉडकास्टिंग में BBC का रिपोर्टर हो गया। मैं बरतानिया के बड़े बड़े अखबारों का, टाइम्स, गार्डियन, टेलीग्राफ, रॉयटर्स, AFP, जिसका आप नाम लें। मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं 50 साल लंदन में रहा हूँ, मैंने किसी की नौकरी नहीं की है। जज साहब, मैं कमर अहमद साहब से ये भी मालूम करना चाहूँगा कि आप वो वाहिद जर्नलिस्ट हैं कि जिसका हमारे हमसाया मुल्क भारत की अगर हम बात करें तो उनका क्रिकेट वर्ल्ड और उनका बॉलीवुड है जो हमेशा से है। भारत में आपके बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ रहीं, और आपने कभी भी वहाँ से जो है ना कोई बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए आजकल के दौर में, कोई मसाले वाली चाट जो है वो कभी खबरों की जीनत नहीं बनाई। लेकिन ये अवाम ने बहुत कहा कि कमर अहमद साहब का जितना बॉलीवुड में और क्रिकेट में और भारत में आना जाना था, उस हवाले से एक हमेशा से भारत के लिए ऐसा लगता है कि कमर अहमद का सॉफ्ट कॉर्नर रहा। देखिए, मुझ पे जो ठप्पा लगा हुआ है ना, वो पाकिस्तान का ठप्पा भी है। माई वन एंड ओनली जॉब इन पाकिस्तान, 1961 से 63 तक मैं ब्यूरो चीफ था PPI न्यूज़ एजेंसी का, सिंध का। उसके बाद मैंने कभी पाकिस्तान में नौकरी की, ना इंग्लैंड में किसी शख्स की नौकरी की। मैं अपना कैप्टन खुद था। मुझ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुझ पे ठप्पा पाकिस्तान का लगा हुआ, तो पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले मुकद्दम मेरे लिए। इसीलिए मैं जब भी रिपोर्टिंग करता था या कमेंटेटर था, मैं वर्ल्ड कप का भी कमेंटेटर था। जब पाकिस्तान जीता 92 का वर्ल्ड कप, मैं वाहिद एशियन टेलीविज़न का कमेंटेटर था, न्यूजीलैंड टेलीविज़न का। 2 चैनल टेलीवाइज कर रहे थे, इंग्लिश चैनल 9 कैरी बैकर का, और टेलीविज़न न्यूजीलैंड। मैं जिस टीम का कमेंटेटर था उसमें जेफरे बायकॉट, हेनरी ब्रोफेल्ड, ग्लेन टर्नर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड। तो मेरी एक पाकिस्तानी का जो ठप्पा मुझ पे लगा हुआ है, चाहे कि मैं बरतानिया में ज़िंदगी भर रह लूँ, मैं अंग्रेज़ नहीं बन सकता, ब्रिटिश बन सकता। कमर अहमद साहब, सादिया प्लीज। महमूद साहब, सादिया। कमर अहमद साहब, थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है।
सवाल ये है कि क्या आप किसी जिम्मेदारी से बचना चाहते थे तभी आपने शादी नहीं की? नहीं, शादी तो एक बहुत अच्छा आपने ये सवाल मुझसे कर दिया है, इसलिए कि मुझे पता था कि मैं चूँकि किसी का एम्प्लॉई नहीं हूँ या किसी का नौकर नहीं हूँ इस प्रोफेशन के अंदर। तो मैं जब समर में इंग्लैंड में होता था तो वहाँ मैं BBC की रिपोर्टिंग कर रहा होता था और भारत के अखबारों की और डॉन अखबार की पाकिस्तान की। लेकिन जब मैं समर ख़त्म होता था इंग्लैंड का सीज़न तो मैं निकलता था, इसलिए कि मैं किसी की नौकरी नहीं करता था ना, इसलिए मुझे 5-6 असाइनमेंट पकड़ने पड़ते थे दुनिया में जाने के और कवरेज करने के। मुझे पता था, मैंने लोगों से सबक हासिल किया हुआ था कि अगर मैंने शादी कर ली तो जिस पापड़ को बेलने के बाद और जो मेहनत और मशक्क़त के बाद मैंने बरतानिया में अपना मुकाम सहाफ़त में और ब्रॉडकास्टिंग में बनाया हुआ था, वो अगर मैं अपने बाल बच्चों और बीवी और फैमिली के देखने में लग गया तो ये जिस मेहनत से मैंने अपना प्रोफेशन हासिल किया है वो मेरे हाथ से निकल जाएगा और मेरे बीवी बच्चे भी मेरे साथ ही रहेंगे। तो मैं ये नाइंसाफ़ी अपनी फैमिली के साथ नहीं करना चाहता था और एक वक्त था कि मैं बहुत रिग्रेट करता था कि मैंने शादी नहीं की। अब मैं बहुत खुश होकर मैंने शादी नहीं की। यानी ये एक पार्शियल ट्रुथ है। एक चीज जरूर है कमर भाई, लेकिन दिल तो जरूर कहीं लगाया होगा। ऑफ कोर्स मैं 3-4 दफ़ा शादी के करीब आया और भाग खड़ा हुआ। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं कि मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट मैरिज, आफ्टर मैरिज इज फिनिश्ड। आई डिडंट वांट टू फिनिश माई सेल्फ। कमर अहमद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत के अंदर जो बहुत बड़े उनके क्रिकेटर्स हैं, सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी जो हाल ही में हमसे रुखसत हो गए, इनसे आपके ज़ाती नौयत के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। तो आप एक पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट में हमेशा से आपने एक ब्रिज का रोल अदा किया है। आप अपने और पाकिस्तान में कुछ लोग आपसे खफा भी हुए कि कमर अहमद जो है वो कुछ ज़्यादा ही भारतीय नवाज हैं और जिस तरीके से वो सुनील गावस्कर हो गए, कपिल देव हो गए और लाला मोहम्मद अमरनाथ हो गए और जो पुराने उनके गायकवाड़ और जितने थे उनकी तो एक बड़ी उनकी भी लेगेसी है, तो उनसे आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा दोस्ताना रहे, इसलिए आप उनको एक मार्जिन देते रहे। नहीं, मार्जिन देने का सवाल नहीं है। असल में बात दरअसल ये कि जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं अपने प्रोफेशन में तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। मेरे जो ताल्लुकात एज ए BBC रिपोर्टर या कमेंटेटर या एज ए सहाफ़ी बड़े बड़े अखबारों के, इसकी वजह से मुझे एक बैलेंस रखना पड़ता था दुनिया के हर खिलाड़ी से, हर इदारे से, क्रिकेट बोर्ड से, सबसे। इसीलिए मैंने अपनी इज़्ज़त कमाई है। लोग अभी तक, मैं इस पेशे में अब भी हूँ, इस एज में, इस उम्र में, पाकिस्तान से 10 साल बड़ा हूँ मैं। अच्छा, और कहा जाता है कि आप क्रिकेट के ग्राउंड से कुछ थोड़ी सी नज़रें बचाकर बॉलीवुड की दावतों में भी शरीक होते रहे, जहां पे लेजेंड दिलीप कुमार, राज कपूर और अमिताभ बच्चन भी थे। देखिए, बात दरअसल ये कि जब आप BBC के रिपोर्टर में जाते हैं तो दुनिया आपकी आवाज़ सुन रही होती है, दुनिया के हर कॉर्नर से। तो लोग आपको जानने लगते हैं, वो लोग जानने लगते हैं जिनको मैं नहीं जानता। तो मेरे साथ तो कभी ऐसा होता है कि मैं किसी फंक्शन में, जैसे ब्रिटिश हाई कमीशन कॉन्सुलेट में मैं चला गया और मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बात कर रहा था, तो थोड़ी देर में कोई औरत आई और उसको एक तरफ लेके गई ब्रिटिश कॉन्सुलेट जनरल को। तो 3 आदमी सूटेड बूटेड पाकिस्तानी इधर से आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि सर माफ़ कीजिएगा, आप कमर साहब हैं? मैंने कहा जी सर, आपकी आवाज़ गूंज रही थी हमारे कानों में। हम लोग मर्चेंट नेवी के कैप्टन हैं, हम कभी मैक्सिको में, कभी सिंगापुर में, कभी जहाज़ में हम खबरें सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट और दुनिया के क्रिकेट। तो आपकी आवाज़ गूंजती है। तो अभी आप जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बात कर रहे थे तो आपकी आवाज़ हमारे कान में। आई फेल्ट वेरी प्राउड। ऐसे ही मेरे साथ कलकत्ता के चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ कि जब उसने मेरी आवाज़ सुनी लोगों से बात करते हुए तो आ गया मेरे पास टेस्ट मैच में 1979 के टेस्ट में। मुझे कहा सर आप कमर साहब हैं? मैंने कहा जी। मुझे उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज़ का जो जादू है वो किस तरह लोगों को कान में खटकता है, पड़ता है, और किस तरह लोग आपकी आवाज़ पहचान जाते हैं ब्रॉडकास्टर की। और अच्छा कमर अहमद साहब, हम आपसे आवाम ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस एक इंसिडेंट ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो मैच फिक्सिंग जो कि पूरी दुनिया में रहा, और उसमें अगर हम जस्टिस कयूम की रिपोर्ट की बात करें, हर कुछ अरसे बाद जो है वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाती है और उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जैसे कि वसीम अकरम और वकार और इंजमाम, कौन कौन उसके अंदर लोग शामिल थे, और सलीम मलिक। तो आपने उसके मुतल्लिक
अवाम के अंदर आगाही के लिए क्या किया, और आप इस फितने को कैसे देखते हैं? लोगों का कहना यह है, लोगों का इल्ज़ाम यह है कि आपने उसको उस तरीके से उजागर नहीं किया जिस वक्त आपकी की जिम्मेदारी बनती थी। मुझे सहाफ़त ने ये सिखाया है कि जिस चीज़ को आप साबित ना कर सके उसके बारे में न लिखें ना किसी से बोलें। तो गोया आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के ऊपर मैच फिक्सिंग के और स्पॉट फिक्सिंग के कोई असरात नहीं थे? बहुत अच्छे, बहुत बड़े असरात, बहुत बड़े। आप लोगों को सुन के तजुब होगा और आपको और हमारे जज साहब को कि 5-6 सेंचुरी से जब से ये क्रिकेट डेवलप होना शुरू हुई है, क्रिकेट की खेल की मकबूलियत, चूँकि मैं इस गेम का तारीखदान हिस्टोरियन हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेट की खेल की जो मकबूलियत है वो इस वजह से थी कि इसकी गैम्बलिंग की नेचर बहुत बड़ी थी। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के लेडीज, लॉर्ड्स एंड जेंटलमैन ये जुआ खेलते थे क्रिकेट पे 5 सेंचुरीज अगो। इसलिए इस खेल की मकबूलियत, मतलब जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट है उसके ताने वाने जो मिलते हैं वो इस क्रिकेट की नस नस में शामिल है 5वीं सदी से। काश के जस्टिस कयूम की रिपोर्ट सही होती। तो सही नहीं है क्या रिपोर्ट? जज साहब, मतलब अदालत के अंदर हम ये कमर अहमद से सुन रहे हैं कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट सही नहीं है। मैंने उनको एक लाइव टीवी शो में चैलेंज कर दिया और वो स्पीचलेस हो गए जस्टिस साहब। इस पे आप जरा बताएं। अवाम जानना चाहिए अदालत के उस रिपोर्ट में क्या खामियां थी। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज कवर की है, बॉल टैंपरिंग, मैच फिक्सिंग, शेन वॉर्न, सलीम मलिक, फला ये वो। तो अब वो एक टीवी शो में पाकिस्तान के मुझे बुला लिया गया और जो एंकर था, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो एक बड़े टीवी चैनल पे, और उसने कहा कमर साहब आप तो दुनिया घूमते रहे और आप तो सबके पेट की दाई हैं, तो खिलाड़ियों के भी और बोर्ड के भी और मैच फिक्सिंग के भी, तो ज़रा हमें कुछ बताएं, आपने जो कहीं नहीं देखा हुआ है। तो मैं मैच फिक्सिंग में बात कर रहा था कि ये एक हकीकत है और बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं मेरी नज़र में, जिनको मैं जानता हूँ, कुछ अंपायर भी जिनको मैं जानता हूँ, बल्कि एक अंपायर को मुझे चैलेंज करना पड़ा, डांटना पड़ा टेस्ट मैच में कि आप मुझे। मतलब आप कमर अहमद साहब, आप समझते हैं कि वसीम अकरम और जिन लोगों के नाम उस जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में आए वो उस तरीके से इसमें हिस्सा नहीं थे? देखिए, बात दरअसल ये है कि यू रिमेन इनोसेंट, आप मासूम उस वक्त तक होते हैं जब तक कि आपको कोर्ट गिल्टी ना करार दे दे, ये लॉ कहता है। तो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट पे वो टीवी शो की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं जब बात कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ब्रेक में जो प्रोड्यूसर था टेलीविज़न का, उसने जस्टिस कयूम को लाइन पे ले लिया टेलीविज़न पे कि कमर साहब आपको कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट झूठ है। तो जब ब्रेक के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने देखा कि टीवी स्क्रीन पे जस्टिस कयूम और एंकर ने कहा कि कमर साहब कह रहे हैं कि आपने का जो फैसला है उसमें काफ़ी झूठ है। तो उन्होंने कहा, कमर साहब जस्टिस से मुझे कहा क्या, वो पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि कैसे आप कहते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहली बात ये कयूम साहब कि बहुत से लोगों ने आपकी रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं पढ़ा लिखा सहाफ़ी हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कुछ, इसलिए कि आपकी रिपोर्ट में बहुत सारे झूठ हैं। तो जज एक जज को आप कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसने कहा क्या झूठ है। मैंने कहा साहब बात दरअसल ये है कि आपने जो रिपोर्ट लिखी है 1 मैन इन्वेस्टिगेशन है, आप बेचते हो इन्वेस्टिगेशन के, और दूसरे जो जिन पे इल्ज़ाम थे उनको आप इंटरव्यू कर रहे थे। आपने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और अखबारों को कि किसी के ख़िलाफ़ जितने भी खिलाड़ी हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, जिसके ख़िलाफ़ सबूत था उसको मैंने बैन कर दिया है, और जिन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ सबूत नहीं था उनको मैंने सिर्फ रेकमेंड कर सकता हूँ कि इनको 3-3 लाख रुपए फाइन कर दिया जाए। अगर कमर साहब अदालत मतलब ये जानना चाहेगी कि अगर उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं था तो फिर उनको सज़ा, जुर्माना किस चीज़ का? जुर्माना तो यकीनन किसी सज़ा के हवाले से होता है। मैंने उनसे ये कहा कि जब आपकी ये जो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है कि इन पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इनको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ 3-3 लाख फाइन करने के लिए कि दे आर नॉट कमिंग आउट विद द ट्रूथ, ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा साहब जज साहब आप अकेले जज हैं, मैं भी आपको कह सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं और मैं आपके झूठ को साबित कर सकता हूँ, अभी टेलीविजन में सारे पाकिस्तान देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैं क्या पूरी आवाम और अदालत ये जानना चाहती है महमूद साहब, मेरे ख्याल में अगर कमर साहब ये बता सके कि वो क्या झूठ था जो कि कयूम साहब ने कहा था अपने जजमेंट में। जब मैंने उनको कहा कि मैं आपको अभी साबित कर सकता हूँ कि आपने झूठ लिखा हुआ है अपने रिपोर्ट में, तो बोले कि ज़रा आप इस पर रोशनी डालें।
मैंने कहा देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1979 के कलकत्ता के टेस्ट में आसिफ इकबाल सट्टेबाजी में इन्वॉल्व और ये और वो, और जो कैप्टन था इंडिया का गंगापा, 4 टेस्ट में गवास्कर कैप्टन था, आखिरी टेस्ट में गवास्कर नहीं खेला, कि क्राउड ने मिसबिहेव किया था गवास्कर के साथ, इसलिए चूँकि मैं टेस्ट सीरीज कवर कर रहा था इंडिया में। तो विश्वनाथ जज ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, उसमें रिपोर्ट में कयूम ने लिखा हुआ था कि गंगापा विश्वनाथ ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है आसिफ इकबाल के सट्टेबाजी के बारे में। तो मैंने कहा कि जज साहब, अथॉरिटी आप नहीं है, मैं हूँ क्रिकेट पे, आप मुझे ये बताएं कि ये आपने कैसे रिपोर्ट में लिखा है कि गंगापा विश्वनाथ ने अपनी किताब में लिखा है, उसे जिंदगी में किताब नहीं लिखी है, कमर ये साहब, कैसे आपने कह दिया? कमर साहब, जब ये कमीशन बना जस्टिस कयूम का, तो एक बिल्कुल कहा गया कि जो लोग इस कमीशन के बारे में, ये इस पूरे मामले पे जानते हैं, वो पेश हों। क्या आप जस्टिस कयूम की अदालत में पेश हुए? ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक ऐसा रिपोर्टर जो मेरे जैसा, जो कि इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इदारों की रिपोर्टिंग कर रहा हो, कमेंट्री कर रहा हो, उसको नहीं बुलाया गया उस सदा। बुलाया नहीं गया अदालत की तरफ से। आप क्रिकेट की और उन बेहतरीन, लोगों को बुलाया गया जिनको कोई सूझबूझ भी नहीं थी, उन सहाफियों को बुलाया गया तो वहाँ। क्या कभी आपने खुद इंटरवीन नहीं करना चाहा? आपके इतनी साल की सहाफत, आपने क्या सोचा कि आपको खुद इस मामले में आना चाहिए? जब इन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा तो मैं क्यों अपने को फोर्स करूं? मैं बरतानिया का ट्रेंड आदमी हूँ। अच्छा, लेकिन कमर अहमद साहब, आप नहीं समझते कि इस तरीके से मामलात, अगर आप जैसी पर्सनैलिटी इन मामलात के बीच में होती तो अवाम के सामने बिल्कुल एक सच आता और किसी किस्म की फिर अदालती तहकीकात भी नहीं होती, ये सिलसिला बंद हो जाता। ये सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद हमने देखा कि फिर मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के दरवाजे खुले, और जिसके बाद मोहम्मद आसिफ का, मोहम्मद आमिर और सलमान बट, और ये सिलसिला चलता रहा। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि ये इस सिलसिले को उसी वक्त बंद कर दिया जाता? कि बात इसलिए है कि अभी आपने जिक्र किया मोहम्मद आमिर और ये वो टेस्ट मैच 2010 का लॉर्ड्स पे मैं कवर कर रहा था, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑटोबायोग्राफी यहाँ भी छपी है, इंग्लैंड में भी छपी है, उस जिसका नाम है फार मोर देन ए गेम, उसमें एक चैप्टर है इस पर। और मैंने 2 हफ्ते पहले, इस हादसे से 2 हफ्ते पहले, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर को वार्न किया। जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान को कमर अहमद जैसा साफी बता रहा है, मैंने वार्न और किया, उसके ऊपर पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा देखिए, ये 2 आदमी जो स्पोर्ट्स कार में पाकिस्तानी कप्तान सलमान बट के और खिलाड़ियों के पास आ रहे हैं, ये प्लेयर्स के एजेंट नहीं है, ये सट्टेबाजों के एजेंट है, मैं जानता हूँ। मजहर मजीद और अजहर मजीद, उस वक्त यावर सईद साहब मैनेजर? जी हाँ। और उन्होंने मेरी बात सुनी, और बल्कि वो खुद भी उनकी स्पोर्ट्स कार में फिरते रहे। वुड यू बिलीव दिस? और ये रिपोर्ट जब सामने एक्सपोज हो गई, इस स्टिंग ऑपरेशन, उससे 2 रात पहले मुझे एक बरतानिया के एक और अखबार का फ़ोन आया कि कमर साहब, मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूँ अंग्रेज़ी का, कि कमर साहब, कल ये रिपोर्ट आने वाली है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड में, और आप ज़रा इस पर गौर करें कि हम उस रिपोर्ट के मुकाबले में एक रिपोर्ट छापना चाहते हैं कल, तो हम आपको 12,000 पाउंड देते हैं, आप 800 वर्ड की रिपोर्ट लिख दे मैच फिक्सिंग पे। तो मैं चूँकि पाकिस्तान का नाम कभी बदनाम होने नहीं का सवाल ही नहीं होता कि मेरे कलम से पाकिस्तान का नाम या मेरे अल्फाज से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, आई रिफ्यूज 12,000 पाउंड टू राइट a story on Pakistan and the accused players। दूसरे दिन जब स्टोरी आई तो सारे बरतानिया के सहाफ़ी कमेंटेटर मेरे पीछे पड़ गए कि ज़रा हमें इस पर रोशनी डालो। तो बात दरअसल ये है कि जब मैं एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर को वार्न कर रहा हूँ, जो कि दुनिया घूमा हुआ आदमी है, घाट घाट का पानी पिए हुए, और बता रहा है कि ये जो बंदे आ रहे हैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कार में, ये सट्टेबाज हैं, ये प्लेयर्स के एजेंट नहीं है, आप लोग होशियार हो जाएं। मेरी बात नहीं सुनी, तो इन्होंने मुझे कहा कि जस्टिस कयूम को आपने क्यों नहीं वॉलंटियर किया? मैं क्यों करता भाई? ठीक, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत मैच फिक्सिंग हुई और कई बार इसके इंडिकेशंस भी आए, लेकिन इसी तरह से इससे पहले भी एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, ये वर्ड आप लोग जो यूज़ करते हैं ना, ये जुमला मैच फिक्सिंग का, ये बहुत ही गलत है। वो इसलिए कि मैच फिक्सिंग बड़ी कम होती है, स्पॉट फिक्सिंग होती है।
ठीक, तो क्या मैं अपने आप को रिफ्रेश करूं और ये कहूं कि स्पॉट फिक्सिंग शुरू से होती रही, पीसीबी शायद इस बात को जानता था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, मुझे जब बुलाया गया स्काई चैनल पे वसीम वकार पर जब इल्ज़ाम लगा और इमरान खान पर कि ये बॉल टेम्परिंग करते हैं 92 में, तो एक अंपायर बरतानिया का डॉन ऑजलियर वो 3 बॉलें लेकर आया शो के अंदर, स्काई चैनल पे पूरी दुनिया देख रही थी, और वो बता रहा था कि इमरान खान यूँ फुरोते हैं बॉल को तो वसीम वकार यूँ करते हैं और यूँ, तो ये बॉल टेम्परिंग करते हैं, फना करते हैं। मैं बैठा सुन रहा था, दुनिया देख रही थी, एक टेस्ट अंपायर बता रहा है दुनिया को, और सट्टेबाजी के चक्कर में। तो जो एंकर था वो मुड़ा मेरी तरफ और उसने अंपायर से कहा कि लेट्स टॉक टू द एक्सपर्ट नाउ, तो उसने कहा कि यू गो अहेड। तो मैंने उसको अंग्रेज़ी में, इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा बहुत ही दिलचस्पी से मैं आपका ये डिमॉन्स्ट्रेशन तमाशा देख रहा हूँ कि बॉल को आप हाथ में लेकर दुनिया को बता रहे हैं कि इमरान खान यूँ करता है तो वसीम अकरम यूँ करता है, नोचता है, बॉल को यूँ करता है और विकेट लेते हैं ये वो। तो मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता दूँ बरतानिया की। तो मैंने उनको कहा, उस एंकर को और उस अंपायर को, मैंने कहा कि 1820 में लॉर्ड बू क्लार्क, हैम्पशायर कैप्टन, विलियम लैम्बर्ट ऑफ ससेक्स द ग्रेट बैट्समैन, 1820 में दोनों को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से बैन कर दिया गया मैच फिक्सिंग और बॉल टेम्परिंग पे। तो अगर वसीम वकार अकरम ये कर रहे हैं तो तुमने गेम हमें सिखाया है, हम इसलिए कर रहे हैं। तो उनके मुंह इतने से हो गए। जैसे साहब, मैं यहाँ पर कमर अहमद साहब से पूछना चाहूँगा कि अभी आपने पाकिस्तान के मायानाज कप्तान और वज़ीर आज़म भी रहे इमरान खान का नाम लिया। क्या वजह है कि इमरान खान साहब के आपके बहुत अच्छे दरीना ताल्लुकात थे और इंग्लैंड में वो आपके फ्लैट में क़याम पज़ीर होते थे, लेकिन बाद में फिर वो ताल्लुकात में कुछ दरार आ गई? देखिए, मेरे ताल्लुकात दुनिया में किसी क्रिकेटर से कभी ख़राब नहीं हुए, और सिवाय इमरान खान के। सिवाय इमरान खान के? पॉइंट टू बी नोटेड, सिवाय इमरान खान के। और तो उसके बाद उन्होंने आके मुझसे माफ़ी भी मांगी। इमरान खान ने आके माफी मांगी। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो मुझे BBC के और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग के और इंडिया के लोगों ने एक साथ मेरा इंटरव्यू किया इस वेस्टर्न के टेस्ट में कि आप इमरान खान से फेस टू फेस कब मिले। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, पूरे दुनिया में लाइव लोग सुन रहे थे। तो मैंने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात 1971 में 19 साल के थे ये, तो जिसमें ज़हीर अब्बास ने 274 बनाए वेस्टर्न पे, मैं वहाँ पे था। तो मैंने कभी इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरी फ़ेस टू फेस मुलाकात ज़िंदगी में, मेरी मुलाकात इमरान खान से मेरे किचन में हुई है। आपकी किचन में? क्या कर रहे थे इमरान वहाँ पर? बिल्कुल अभी बात आता हो तो मुझे मेरी किताब में भी लिखा हुआ है सब, कि उस लड़की ने कहा, एलिसन मिचेल जो कमेंटेटर है BBC की, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये ऐसे हो सकता है कि मैं हॉलैंड में कोच था क्रिकेट का, तो मैं एक वीकेंड पे जब लंदन आया किसी काम से, तो मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, तो किसी ने मेरा फ्लैट खोला, तो मुझे आवाज़ है कि कोई मेरा फ्लैट खोल रहा है। तो आपने चाबी दी हुई थी? तो जी हाँ, तो चाबी मैंने इमरान खान को नहीं दी थी, पहले आप सुन लें। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, तो ज़्यादा इंटरप्ट मत कीजिए आप एज ए वकील। तो ये है कि वो जब मैं बिस्तर से उठा देखने के लिए कि उस जिस लड़के को मैंने चाबी दी थी खालिद को मेरा प्लान देखने के लिए वही होगा, तो मैंने देखा मेरे किचन में इमरान खान खड़ा हुआ है और मेरे फ्रिज में से दूध की बोतल निकाल के पी रहा है। और मुझे जब उसने देखा तो उसने कहा, अरे कमर अब तो खबर पाई है। मैं कहा जी, तो सर वो मैं आपकी बगैर इजाज़त के आपके घर में आके रहता हूँ, मुझे आपके दोस्त से चाबी दी हुई है, मेरा जब काउंटी का मैच नहीं होता मैं यहाँ आता हूँ। तो मैंने कहा भाई यार यू आर मोस्ट वेलकम, आप जब आए मैं तो मंडे को वापस चला जाऊँगा रॉटरडैम कोचिंग करने, तो आप रहे दो। इस तरह से मेरी पहली उनसे मुलाकात। मेरे पास जावेद मियादाद उस वक्त रहता था जब वो टेस्ट प्लेयर नहीं था, सरफराज नवाज मेरे पास रहता था। बट वो नाराज़गी और माफ़ी वाला वो कुछ इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली अब लोगों को, दुनिया को भी पता पड़ गया है कि हमारे खान साहब वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे मेरी नज़र में, अमेजिंग प्लेयर। ही हैड बिकम एज ए फास्ट बॉलर एंड एज ए बैट्समैन, और वर्ल्ड कप जीते हुआ कैप्टन, लेकिन नहायत ही सख्त कान का कच्चा आदमी। और अनफॉर्चुनेटली
इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आप किसी को ब्रिटिश कोर्ट में कहते हैं कि यू आर ए लायर और झूठा है, तो आप पर कोर्ट में केस हो जाएगा प्रूव करने के लिए। लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान में आप दूसरे अल्फाज में इसको कह दें, यू आर इकोनॉमिकल विद द ट्रुथ, मतलब वही है। जज साहब, अब वक्त आ गया है कि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनके सवालात भी हिस्सा बनाए जाएं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अवाम से सवाल लिए जाएं। स्पोर्ट्स के अलावा आपका इंडियन के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, जैसे कि दिलीप कुमार हैं, अमिताभ बच्चन हैं, तो उस वक्त को आप किस तरीके से देखते हैं? इनमें वो वक्त याद आता है या नहीं? देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरे जो बचपन का दोस्त पाकिस्तान बनने के बाद हुआ और पड़ोसी, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बन गया। उसका नाम था मोहम्मद अली मरहूम, और जाहिर है कि उस तल्लुकात की वजह से वो ही बिकेम ए सुपर स्टार। मोहम्मद अली, हम दोनों ने साथ मैट्रिक पास किया था हैदराबाद सिंध में, हम दोनों पड़ोसी थे। तो उसकी वजह से उससे पहले ही, चूँकि मैं 64 में इंग्लैंड चला गया था, तो मोहम्मद रफ़ी, प्लेबैक सिंगर, तरक महमूद, मुकेश और जितने बड़े बड़े सिंगर थे, उससे मेरी मुलाकात इंग्लैंड में होती थी। तो दिलीप कुमार से भी मेरी मुलाकात इंग्लैंड में पहली दफ़ा हुई। लेकिन जब 79 में मैं पाकिस्तान टीम के साथ गया इंडिया के दौरे पर BBC की तरफ से, तो वहाँ ताज होटल के अंदर मैंने देखा कि दिलीप कुमार साहब किसी शख्स से बात कर रहे हैं और बिल्कुल कायद आज़म की शक्ल का इंसान खड़ा हुआ है उनके सामने। तो चूँकि मैंने बचपन में कायद आज़म को भी देखा हुआ था ऑडिशन से पहले, तो मैंने एक सहाफ़ी से पूछा इंडिया के कि ये दिलीप कुमार साहब के सामने कौन खड़ा हुआ है? उन्होंने कहा ये कायद आज़म के ग्रैंडसन है, मुस्लिम वाडिया। तो वो मुझे बड़ा शौक़ हुआ कि उससे मिलने का। तो मैं, दिलीप कुमार मुझे चूँकि जानते थे, मैं उनके पास गया। तो जैसे ही मुझे देखा दिलीप साहब ने, उन्होंने कहा, खबर साहब, वो उन्होंने मुस्लिम वाडिया कायद आज़म के ग्रैंडसन से कहा ये BBC की रिपोर्टर है क्रिकेट के। तो वो अट्रैक्ट हुए। तो उस वक्त दिलीप कुमार ने मुझे काफ़ी उनसे बात करवाई, मुस्लिम वाडिया साहब से, जो इस वक्त भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कायद आज़म के ग्रैंडसन, बहुत बड़े, जीरा वाडिया के बेटे। और लेकिन मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ कि दिलीप के ज़ेबा मोहम्मद अली तो मेरे बहुत ही क्लोज थे मुझसे। लेकिन एक जब 79 के टूर पे मैं ज़ेबा मोहम्मद अली से मिलने गया होटल में बम्बई में, तो उन्होंने कहा कि तुम किधर नहीं जाएगा, तुम मेरे साथ चल। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं भाई तुम? बोला राज कपूर के खाने पे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे कपड़े सही नहीं है, ये ऑफ डे है टेस्ट मैच का, और ये मैं राज कपूर के घर पे इस तरह तो नहीं जाऊँगा। तो कह लगे नहीं तो उसके बेटे भी सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, जीन शीन, चलो तुम मेरे साथ। सब मैं गया तो बड़ी खातिर उन्होंने ग्रीट किया मोहम्मद अली ज़ेबा को, हम सब लोगों को। तो इतने में दिलीप कुमार साहब वहाँ पे आ गए खाने पे, और अमिताभ बच्चन और प्राण फिल्म एक्टर। तो ऋषि कपूर जो था, और मैं समझता हूँ कि ये करीना कपूर और करिश्मा कपूर, ये छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, गार्डन में भाग रही। तो ऋषि कपूर ने मुझसे कहा, ऋषि कपूर ने, कि कमर भाई वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए बहुत, आप मेरी मदद करते हैं। मैंने कहा आपकी क्या मदद करूँ? कहने लगा मैं आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी का फ़ैन हूँ, तो मेरी आप टेलीफोन पर उससे बात करवा दें सिर्फ आप। तो मैंने कहा तुम इमरान खान के फ़ैन हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम ज़हीर अब्बास के फ़ैन हो? बोला नहीं। मैंने कहा तुम मेदाद के फ़ैन हो? बोला नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम किसके फ़ैन हो यार? कहने लगा मैं वसीम बारी का फ़ैन हूँ। तो मैं तो वैसे सब लगा कि अरे वसीम बारी का फ़ैन नहीं है ऋषि कपूर। तो मैंने कहा तो तुम मुझसे बात करना चाहते हो? बोला जी सर, मेरे बेडरूम में चले आओ। तो वो मुझे ऋषि कपूर अपने बेडरूम में ले गया, और उसकी शादी 2-3 हफ्ते बाद होने वाली थी नीतू सिंह से। एक प्राइवेट पार्टी थी, उसमें नीतू सिंह भी वहाँ पर थी। तो वसीम बारी से जब मैंने होटल में फ़ोन मिलाया, तो वसीम को बताया कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त, राज कपूर साहब के घर पे हूँ, और ये सब यहाँ आए, उनका बेटा तुम्हारा फ़ैन है। और जब मैंने फ़ोन दिया उसको, उस ज़माने में लैंडलाइन थी 79 में, आपको बताया, तो एक फ़ैन के चेहरे पे जो तासुरात होते हैं, तो ऋषि कपूर लाल सुख तो वैसी था, यंग बॉय। तो वो एकदम एक्साइटेड हो गया वसीम बारी से बात करके, और ये बाद में उसको खाने वाने में भी ले गया वसीम बारी को वो। लेकिन उसने कहा मुझसे, जब बेडरूम से निकला मैं ऋषि कपूर के, तो उसने कहा समर भाई आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है मेरे। तो मैंने कहा तुम ये बताओ कि ये वसीम बारी को तुम के फ़ैन कैसे बन गए हो? कहला पर भाई यार, तो वो बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपर, मैं स्कूल उससे उसका फॉलो करूँ, उससे उसके बाल हीरो की तरह है। उस ज़माने में वसीम बारी के बाल आपको याद नहीं बोले। तो उसने कहा कि गमर भाई वो एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा ये बताइए। कह लगे
अब मेरी शादी होने वाली है 2-3 हफ्ते में ना, तो आपको मैं बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकूँगा कि टेस्ट मैच क्लैश करेगा और BBC मुझे नहीं छोड़ेंगी, तो इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। लेकिन 25 साल के बाद उस मीटिंग के ऋषि कपूर के 25 साल के बाद मैं लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जा रहा था, तो मैंने देखा कि ऋषि कपूर टैक्सी के इंतजार में खड़ा हुआ है। तो मैं पीछे से गया और मैं उसको कंधे पर टैप किया, तो बूढ़ा हो उसने मुझे देखा, उसने कहा जी फरमाइए। मैंने कहा आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तो कहने लगा जल्दी बताइए आप कौन है। मैंने कहा मैं वो हूँ जिसने आपकी वसीम बारी से अरे कमर भाई आप हो बेचारा पड़ गया फिर भी। तो इस तरह से मेरी काफ़ी ताल्लुकात फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद अली ज़ेबा और दिलीप कुमार की वजह से, फिर मनोज कुमार की बहन रहती थी लंदन में, उनकी वजह से भी काफ़ी मेरे ताल्लुकात फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त हो गए थे। जी अच्छा कमर साहब, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स से मुलाकात की और यकीनी तौर पर बहुत सारे फैंस आपने खुद बनाए, और कुछ ऐसे ख़वातीन फैंस भी थी जो आपके बहुत करीब तर रहना चाहती थी और आप शायद इन्वॉल्व भी हो गए थे। ये सब ज़ाती नहीं, पर्सनल चीज़ें आप हैं। क्या पूछ रही हैं आप कमर भाई से भाई? सब वो इन्वॉल्व हो गई होगी, मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्या ये 3-4 बार जो भागने वाला वाकया था उनमें से कोई बॉलीवुड स्टार भी थी? नहीं बिल्कुल नहीं। वो दूसरा सवाल भी पूछ रहे हैं, उनका जवाब दे दें। अच्छा, पार्टीशन के वक्त उस वक्त बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, तो उस वक्त का कोई वाक़या जो आप शेयर कर सकते हैं? बहुत दिलचस्प कहानी यूँ है कि जो मेरी ऑटोबायोग्राफी यहाँ और इंग्लैंड में छपी है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है कि माई लाइफ इन देयर हैंड्स, मेरी ज़िंदगी उनके हाथों में। वो पूरी कहानी है पाकिस्तान बनने की, कि पाकिस्तान कैसे बना और किस किस मुसीबतों के तहत लोग यहाँ माइग्रेट करके आए और किस तरह हिंदुओं ने हमारी फैमिली की जान बचाई। वो 1946 में अब जो भारत की जो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी, इसके जो पॉइनियर है राष्ट्रीय सेवक संघ, इन लोगों ने कम्युनल राइट्स कराए। अगस्त 1946 में कलकत्ता में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया और फिर बिहार में अक्टूबर में शुरू हुआ। तो हमारा जो घर था इंडिया में, बिहार में, उस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मुसलमान का घर और सारे हिंदू। तो जाहिर कि मेरे पूरी फैमिली में सब लोग डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, सवाए में। तो वो जो हिंदू फैमिली थी वो डॉक्टरों की फैमिली थी, जो मेरे फादर के कलीग्स और दोस्त वगैरह थे। तो जब वो मेरे फादर हिट लिस्ट पे थे, मुस्लिम लीग के औकात आज़म के फॉलोअर थे, तो मालूम था कि वो मेरे फादर को और मेरी फैमिली को आगे मार देने हुए। पूरी हिंदू फैमिली वो अपने घर में उसने जाके हमें छुपा लिया 1 महीना। अक्टूबर 79 में जब मैं एज ए BBC कॉरेस्पॉन्डेंट गया, तो मैं अपना घर देखने गया और उनसे मिलने गया। यू कैन इमेजिन वो सीन, ये मेरी किताब में लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने अपने बहू बेटियों को कहा कि इसके पैर छुओ, ये तुम्हारा बड़ा भाई। और उनको सबसे बड़ा तजुर्बा ये हुआ कि तुम BBC के रिपोर्टर हो, तुम्हारी आवाज़ हम लोग सुनते हैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सब मेरे जी। तो दे वर मोस्ट एक्साइटेड, और उनका एहसान हम कभी ज़िंदगी पर भूल नहीं सकते। और मैं जब भी इंडिया, उसके बाद कोई 10-12 टूर में मुख्तलिफ़ टीमों के साथ मैंने किए, मैं हमेशा जाके उनकी फैमिली से मिलता था। अब भी मैं उनसे रास्ते में। मेरे ख्याल में इस फैमिली के लिए आज पहली बार किसी अदालत से तालियों की अगर आवाज़ आएगी तो इस फैमिली के लिए। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आपका ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर कौन है? आप देखिए, बात असल ये है कि ये सवालात जो कि जिस स्टेज पे मैं हूँ सहाफ़त और ब्रॉडकास्टिंग के, दुनिया में ये टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में और मुख्तलिफ इंटरव्यू में लोग इस तरह के सवाल मुझसे करते रहते हैं कि ऑल टाइम फेवरेट। यू कांट सिंगल आउट वन पर्सन। डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट एवरेज 99 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, लोग समझते हैं। लेकिन ये ज़ाती चॉइस होती है किसी भी इंसान की कि कौन अच्छा बॉलर है, कौन बड़ा बैट्समैन है। लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा बैट्समैन कौन था, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए, मैं एक आदमी का नाम नहीं ले सकता। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल, स्किलफुल, ग्रेट फुटवर्क, पावर ऑफ कंसंट्रेशन वो हनीफ मोहम्मद था। सबसे स्टाइलिश दुनिया का बैट्समैन जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है 60 साल में एज ए रिपोर्टर,
वो ज़हीर अब्बास था कि खूबसूरती से बैटिंग करने वाला और एलिगेंट और फैंटास्टिक बैट्समैन टू वॉच। लेकिन जब आप कहेंगे सुनील गावस्कर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आई वॉच्ड, लेकिन सवाल के जवाब में आपसे कहूँगा जो दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन मैंने कवर किया है और देखा है वो सर विव रिचर्ड्स था। अमेजिंग क्वालिटी एज ए क्रिकेटर। जब वो पवेलियन से निकलता था, कभी ज़िंदगी में हेलमेट नहीं पहना, जब वो पवेलियन से निकलता था तो लगता यूँ था उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि जो फील्डिंग का कप्तान है या बॉलर है वो दहशत में है उसके, और जब वो निकलता था तो ऐसा लगता था कि मिलियंस ऑफ रन्स ऑलरेडी उसकी जेब में है। द कॉन्फिडेंस दैट वाज ओजिंग आउट ऑफ हिम, ठीक है ना। तो बॉलर डेनिस लिली, द ग्रेट वसीम अनवकार, यानी जितने फास्ट बॉलर दुनिया के मैंने देखे हैं, माइकल होल्डिंग, मार्शल और डेनिस लिली एंड थॉमसन, फ्रेड ट्रूमन एंड स्टैथम, मैं समझता हूँ कि दुनिया के मोस्ट फियरसम लीथल फास्ट बॉलर वसीम अनवकार थे। अच्छा, मेरा ऑलमोस्ट आपसे आखिरी सवाल, आई डोंट कमिट कि आखिरी होगा, वो ये कि आपने इतने सारे प्लेयर्स के स्कैंडल्स पे पहले तो पर्दा डाला और एक बार नहीं कई बार अनगिनत कह लें कि पर्दे डाले आपने, और इसके बाद फिर कोई ऐसी मोमेंट्स आई कि आपने किताबों पर किताबें लिख डाली? देखिए, सहाफ़ी का जो रोल होता है वो वैसे से पहले कहा कि लोगों को इन्फॉर्म करना, खबरें देना और लोगों को एजुकेट करना, और उसके बाद फिर सबसे जो फोरमोस्ट चीज़ होती है कि जिस इदारे से आप ताल्लुक़ रखते हैं या जिस मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसकी इज़्ज़त आपके नज़रों के सामने और आपके दिमाग के सामने, ताकि दुनिया में आपके मुल्क का नाम, आपके लोगों का नाम ख़राब ना हो। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एज ए जर्नलिस्ट सहाफ़ी बहुत से लोगों के चीज़ों पर पर्दा डाल दिया करता था, खिलाड़ियों के। बहुत सारे हादसे श्रीलंका में ऐसे हुए कि मैंने पर्दा डाल दिया, वेस्ट इंडीज़ के टूर्स पे हुए, अंडर 19 के टूर्स पे हुए। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे कलम से या मेरी ज़बान से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम बदनाम हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मैंने सर्विस, तो मैं अपनी नहीं कहूँगा बहुत बड़ी सर्विस कर दी मैंने, ये मेरी जिम्मेदारी थी एज ए इंटरनेशनल रिपोर्टर कि मैं अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों की बदनामी को आगे न बढ़ाऊँ अगर वो बदनाम हो गए हैं तो। शुक्रिया सादिया। प्लीज़, अब फैसले का वक्त होता है मेरे ख्याल से। अब आज के मुकदमे के फैसले का वक्त हुआ चाहता है। कमर अहमद साहब, जैसा कि महमूद साहब ने कहा था कि एक लिविंग लेजेंड हैं, और ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि कमर अहमद साहब आज मेटा की अदालत में आए, और कमर अहमद साहब ने इस मुल्क को दिया है। इन्होंने आजकल भी हम देखते हैं जो सहाफ़त हो रही है, ऐसे ऐसे राज अपने दिल के अंदर रखे इसलिए कि पाकिस्तान की बदनामी ना हो, और अदालत की नज़र में कमर अहमद साहब एक इदारे का दर्जा रखते हैं। और मुझे ये अदालत को ये लगता है कि कमर अहमद साहब को एक पाकिस्तान में बहुत बड़े एक एजाज़ के साथ नवाजना चाहिए। कमर अहमद साहब लिविंग लेजेंड हैं और इनके लिए बहुत सारी सेहत की दुआएं कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी दे और ये इसी तरह से लिखते रहें और इसी तरह से पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा करते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब, बल्कि आप जिस किस्म की शख्सियत आपकी है और आपका ख़ास तौर पे खड़े होके मैं बल्कि अदालत की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ आज की अदालत